बातों बातों में काम की बात। इसके लेखक हैं डॉक्टर एंजेलो एम डी अमिको। साधारणतः इस्तेमाल किए जाने वाले प्रभावशाली वाक्यांश। सवाल पूछना संपर्क का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। जो कहा जाता है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह जिसका पालन किया जाता है। नेत्रहीन अगर नेत्रहीन के पीछे चलेगा तो दोनों का खड्डे में गिरना तय है। सही भाषा का इस्तेमाल। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी एक शब्दावली अथवा भाषा होती है। जिस तरह कंप्यूटर चलाने वाले को माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एवं मीडिया ड्राइवर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं बीमा बेचने के क्षेत्र में कामयाब था, परंतु इसके लिए मुझे एक चीज जो सबसे पहले सीखनी पड़ी वह थी कि लोगों से संवाद सेतु कैसे स्थापित किया जाए। मैंने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि यह पॉलिसी आपको $200 में पड़ेगी या $200 का बिल आपको मेल से भिजवा दिया जाएगा। मैंने यह कहना सीखा, आपको मासिक प्रीमियम मात्र $200 रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि अपने तथा अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए यह एक बहुत ही छोटा सा निवेश है? सफल एजेंट को पता होता है कि कब, क्या और क्यों कहना है। यह जन्मजात गुण नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से भी इस प्रकार होता है। यहाँ सफल आईबीओ एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पूछे गए हर सवाल का एक बना बनाया जवाब होता है। वे स्वाभाविक तौर तरीके अर्थात दिल से एवं पूरे विश्वास के साथ बातचीत करते हैं। इसलिए तो हर मीटिंग अथवा सेमिनार के बाहर वक्ता की वोक शैली एवं भाषण देने की कला की प्रशंसा अक्सर सुनने को मिलती है। क्या आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं? अधिकतर लोग इसे ईश्वर का वरदान अथवा गॉड गिफ्ट मानते हैं, परंतु मेरा यकीन कीजिए इस कला को कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा सीखा जा सकता है। और फिर सच्चाई तो यह है कि हम सभी सीखने की क्षमता और उसे निखारने के समान योग्यता को साथ लेकर पैदा होते हैं। सवाल ही जवाब है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि नेटवर्किंग व्यवसाय में कामयाब लोग सवाल बहुत पूछते हैं, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हों या फिर आपसे अकेले में। क्यों? सफल अमेरिकी सेल्स प्रशिक्षण टॉम हॉपकिंस के शब्दों में यदि मैं कहूँगा तो आप शक करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप ही बोलें। प्रत्येक सफल लीडर सवाल करने के जादू को अच्छी प्रकार जानता समझता है। सवाल लोगों को उनके स्वयं के जवाब खोज निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या मैंने गलत कहा? और सर्वाधिक प्रभावशाली सवाल है, क्या मैं जान सकता हूँ? परिस्थिति के अनुसार पुस्तक में से चुनकर आप उनके कुछ भी पूछ सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि किसी वाक्यांश अथवा कथन को भी सवाल की शक्ल में आसानी से ढाला जा सकता है। जैसे, क्या मैंने ठीक नहीं कहा? कि क्या यह बात सच नहीं है? कि क्या आपको पता है? कि क्या इसका यह मतलब नहीं है? कि या फिर क्या आपको नहीं लगता? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या मैंने ठीक नहीं कहा? क्या ये बात सच नहीं है? आप देखना चाहेंगे ये कैसा काम करता है। उदाहरण के लिए अध्याय 8 में दिया गया है, लोगों को परवाह नहीं कि आप क्या जानते हैं जब तक कि वे ये नहीं जानते कि आप उनकी परवाह करते हैं। अगर आप किसी को ये बात बताते हैं तो हो सकता है कि उसे लगे कि आप घमंडी और उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसी बात को अगर सवाल की शक्ल में ढालकर कहा जाए तो बात वही की वही है, परंतु इसका प्रभाव बदल जाएगा। नहीं चार्ली, क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को परवाह नहीं है कि हम क्या जानते हैं जब तक कि वे नहीं जानते कि हम उनकी परवाह करते हैं? कि यदि मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊं जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ आपके आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि होगी बल्कि आपका रिस्पॉन्सिंग रेट भी बढ़ जाएगा, है ना जादू से भरा? तो क्यों न आज ही से बल्कि अभी से इस पुस्तक का अध्ययन आरम्भ कर दिया जाए। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अध्याय नंबर 2, कल्पना की शक्ति। जो कल्पना कर सकते हैं वे निर्माण करने की क्षमता भी रखते हैं। मैंने जो एक चूहे से शुरुआत की थी, दूसरों को कभी अपने सपने की हत्या न करने दे। पॉइंट 1, क्या वर्तमान नौकरी अथवा व्यवसाय के माध्यम से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, क्या और कैसे कर सकते हैं? इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसे क्यों करते हैं। सपने आपके उत्साह की चिंगारी को हवा देने का काम करते हैं। 4 नंबर, दूसरों के लक्ष्यों पर काम करने से आपके सपने कभी साकार नहीं होंगे। सपने साकार करने हैं तो खुद के लिए काम करना होगा। 5 नंबर, निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए आपको अपने अंदर छुपे सपने को ढूंढ निकालना होगा। 6 नंबर, अपनी निगाहें लक्ष्य पर जमाए रखें। 7 नंबर, अधिकतर लोग उतने ही सपने देखते हैं जितने उनकी जेब में पैसे होते हैं, क्योंकि उनके पास सपने साकार करने के लिए एक अच्छे अवसर का अभाव होता है। 8 नंबर, यदि आप अपने सपने से प्यार करते हैं तो उसे साकार करने का माध्यम एक न एक दिन आपको मिल ही जाएगा। 9 नंबर, यदि आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 नंबर, सपना नहीं है तो साकार क्या करोगे। 11 नंबर, अपने कारण को ढूंढ निकालो इससे पहले कि आपका कारण आपको ढूंढे। 12 नंबर, आपको
क्या चाहिए? ज्यादा पैसे, मान सम्मान, सैर सपाटा, अधिक स्वतंत्रता या फिर कुछ और? 13 नंबर, आप निराशा का पीछा कर रहे हैं या फिर अपने सपने का? 14, पूरे उत्साह के साथ अपने सपने का पीछा करते रहें। 15, इमारती पर ध्यान दे, उसके छेद पर नहीं। 16 नंबर, सपना बड़ा है तो परेशानियां नजर नहीं आएंगी। अपना सपना साकार करने के लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। अध्याय 3, सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या फिर लगता है कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही अवस्था में आप सही हैं। लोग उतने ही खुश हैं जितना खुश वे रहना चाहते हैं। 1 नंबर, ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं, इस बात का फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। 2 नंबर, अपनी प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करना हमारे लिए असंभव है। 3 नंबर, एक कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का भी सहारा लेना पड़ता है। 4 नंबर, कठिनाई महसूस हो रही हो तो पहले अपना दृष्टिकोण बदले। 5 नंबर, आपका दृष्टिकोण ही आपके भाग्य का विधाता है। 6 नंबर, सफल लोग रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं क्योंकि वे जिज्ञासु होते हैं। 7 नंबर, जैसी संगत वैसी रंगत। 8 नंबर, हम सभी एक सम्मान योग्यताओं तथा असाधारण बनने के अधिकार के साथ जन्मे हैं। 9 नंबर, कठिन समय में कमजोर लोग टूट जाते हैं। 10 नंबर, दृष्टिकोण योग्यता से अधिक उपयोगी होता है, यह आपकी कामयाबी की ऊंचाई को सुनिश्चित करता है। 11 नंबर, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। ईश्वर ने सभी को कंप्यूटर रूपी दिमाग दिया है। 12, आप स्वाभिमान हैं या अभिमानी, सब कुछ आप ही के हाथों में है। 13 नंबर, विजेता सदा आगे बढ़ते हैं, वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। 14 नंबर, कुत्तों की शरण में लंबे समय तक रहोगे तो काटना और भौंकना भी सीख ही जाओगे। भावना भगवान के लिए नकारात्मक लोगों से दूर रहें। 15 नंबर, कृतज्ञ बने रहने से शांति, आत्मविश्वास तथा आनंद की प्राप्ति होती है। 16 नंबर, मुर्गियों के साथ रहकर बाज के जैसी ऊंची उड़ान नहीं सीखी जा सकती। 17 नंबर, सभी उपयोगी हैं, कोई आज तो कोई कल। वचन ये है, मैं सदा सीखने, बदलने तथा आगे बढ़ते रहने का प्रण लेता हूँ। सफलता के सिद्धांत को समझना, कोई महान पैदा होता है, कोई महान बनना चाहता है तो कोई महानता को हासिल करता है। विलियम शेक्सपियर। संभल कर कदम रखने वाले को जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। लॉरेंस थॉमसन, एंटरप्रेनर। 1 नंबर, सही अवसर ही हमें सफलता दिलाता है। 2 नंबर, एक सार्थक लक्ष्य की प्रगतिशील अभिव्यक्ति है सफलता। 3 नंबर, बार बार लगातार किए गए छोटे प्रयास ही एक दिन बड़े बन जाते हैं। सफल लोग अपने भाग्य के विधाता खुद होते हैं। 5 नंबर, एक सफल आईबीओ सही व्यक्ति को सही समय पर सही कारणों के चलते सही तरीके से सही प्लान दिखाता है। 6 नंबर, कामयाब लोग वह सब करते हैं, नाकामयाब लोग जो नहीं करते हैं। 7 नंबर, सफलता एक राह है, मंजिल नहीं। 8 नंबर, कठिन परिश्रम आपको भाग्यशाली बना देता है। 9 नंबर, सफलता आपको सही अवसर के द्वारा मिलेगी, संयोगवश नहीं। 10 नंबर, अगर सफल होना चाहते हो तो आपको असुविधाजनक स्थिति के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। 11 नंबर, जो कल काम करेंगे उन पर अपना आज खराब न करें। 12 नंबर, साधारण और असाधारण के बीच थोड़ा ही अंतर है, आप क्या बनना चाहते हैं, आम या खास। 13 नंबर, सौभाग्य चुनाव से मिलता है न कि संयोग से। वचन, किस्मत के भरोसे न बैठकर अपने भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। सफलता के सिद्धांतों को समझना, कोई महान पैदा होता है, कोई महान बनना चाहता है तो कोई महानता को हासिल करना चाहता है। संभल कर कदम रखने वालों को जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। सफलता एक अंतहीन सफर है, सही अवसर ही हमें सफलता दिलाता है। एक सार्थक लक्ष्य की प्रगतिशील अभिव्यक्ति है सफलता। बार बार लगातार किए गए छोटे प्रयास ही एक दिन बड़े बन जाते हैं। सफल लोग अपने भाग्य के विधाता खुद होते हैं। एक सफल आईबीओ सही व्यक्ति को सही समय पर सही कारणों के चलते सही तरीके से सही प्लान दिखाता है। कामयाब लोग वह सब करते हैं, नाकामयाब लोग जो नहीं करते। सफलता एक राह है, मंजिल नहीं। कठिन परिश्रम आपको भाग्यशाली, लकी बना देती है। सफलता आपको सही अवसर के द्वारा मिलेगी, संयोगवश नहीं। अगर सफल होना चाहते हो तो आपको असुविधाजनक स्थिति के साथ तालमेल बैठाना सीखना होगा। जो कल काम करेंगे उन पर अपना आज खराब न करें। साधारण तथा असाधारण के बीच थोड़ा ही अंतर है, आप क्या बनना चाहते हैं, आम या खास। सौभाग्य चुनाव से मिलता है न कि संयोग से। अध्याय नंबर 5, दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करना। काम करने में आनंद आए तो जीने का मजा ही कुछ और है। काम जब बोझ बन जाए तो हम गुलाम बन जाते हैं। दृढ़ता के सामने कुछ भी नहीं टिकता, योग्यता भी नहीं। संसार में योग्य लोगों की कमी नहीं है, प्रतिभा भी नहीं। संसार पढ़े लिखे मूर्खों से भरा पड़ा है। दृढ़ता और वचनबद्धता से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, इसलिए जमकर मेहनत करो। अपने किंतु परंतु से बाहर निकलकर काम करे। ये होगा या नहीं होगा सब आप पर निर्भर करता है। आप समस्या ढूंढेंगे या फिर समाधान। टीवी देखने से टीवी नहीं बनता। इस व्यवसाय को न करने के 2 ही तरीके हैं, या तो इसमें शामिल ही न होए या फिर इसे छोड़ दे। खाली बैठने से अच्छा
है कुछ न कुछ करते रहें। उत्पादकता के साथ कभी समझौता न करें। शुरू नहीं करोगे तो खत्म क्या करोगे। टीवी का अर्थ है द वैक्यूम, जो चूस कर दिमाग को खा जाता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जिसके कारण आप इस व्यवसाय में कामयाब नहीं हो सके, तो वह व्यक्ति आपको आईने में दिख जाएगा। आप या तो पैसा बनाएंगे या बहाने, दोनों का एक साथ बनना संभव नहीं है। आपको खुद ही ठानना होगा। दृढ़ता विरोध को नष्ट कर डालती है। जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। सवाल यह नहीं कि यह बिजनेस चलता है या नहीं, सवाल तो यह है कि आप इसमें चलेंगे या नहीं। अवसर हमेशा परेशानियों की शक्ल में आता है। ऊंची उड़ान भरने से पहले हमारे सारे बंधन खोल दो। मर मर कर जीना, ये जीना भी कोई जीना है। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा मानने वालों को बचा कुचा शेष ही मिलता है। सर्वश्रेष्ठ बनना है तो उतनी ही मेहनत भी करनी होगी। ये मेरा सौभाग्य है कि सपने साकार करने के लिए यह अवसर मुझे मिला। अध्याय नंबर 6, सिस्टम को अपना काम करने दे। एक बिखरा हुआ घर कभी नहीं टिक सकता। सिस्टम में वह जादू है जो आपके अंदर जीतने की चाहत को जिंदा रखता है। शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिस्टम ही शॉर्टकट है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। किसी और के अनुभव से सीखना सबसे बड़ी समझदारी है। सभी जुड़ेंगे, कुछ आज तो कुछ कल। जबरदस्ती किसी के पीछे न पड़े, दुनिया गोल है। आप हमारे बिजनेस में हैं या नहीं, फिर भी किसी न किसी सिस्टम में तो होंगे ही। क्यों न एक बार हमारे सिस्टम को आजमा कर देखें। हम उत्पाद बेचने के व्यवसाय में नहीं, बल्कि लोगों के निर्माण के व्यवसाय में हैं। सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, परंतु कोई मरना नहीं चाहता। पेड़ों को उनके फलों से ही पहचाना जाता है। आपको क्या लगता है कि हम इसे सिस्टम क्यों कहते हैं? नई खोजबीन करना बंद कर, बस नकल कर और दोहराएं। सिस्टम से जुड़ जाएं और सिस्टम का पालन करें। छोटे फैसले छोटे सेमिनार्स में तथा बड़े फैसले बड़े सेमिनार्स में लिए जाते हैं। जिस प्रकार पटरी से उतरी ट्रेन कहीं नहीं जाती, उसी प्रकार सिस्टम से बाहर निकला आईबीओ भी बेकार हो जाता है। बेकार के बहकावे में ना आए, अपना काम करते रहें। हम हमारे बिजनेस की सहायता से लोगों का निर्माण करते हैं, लोगों की सहायता से बिजनेस का नहीं। जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वही जीतेगा। सिस्टम आपके अपलाइन की सफलता को आपकी टीम में डुप्लीकेट करने का काम करता है। सेना का आक्रमण को रोका जा सकता है, परंतु विचारों के नहीं। प्यार ही सब कुछ है, पैसा नहीं। अच्छी बात तो यह है कि मैं पैसे से प्यार करता हूँ। 9 से 5 की गुलामी से बेहतर है कि अपने लिए 24 घंटे जुटे रहना। मैं सिस्टम में विश्वास रखूंगा तथा उसे अपने लिए काम करने दूंगा। अध्याय नंबर 7, कर्म करो और फल पाओ। करो या फिर मत करो, परंतु आजमाओ नहीं। रस्से पर चलने वाला ही खिलाड़ी होता है, बाकी सभी दर्शक। आज मैं वह सब करूंगा जो अन्य लोग नहीं कर रहे, ताकि कल मैं वह सब पा सकूं जो अन्य को नहीं मिलेगा। करा गया कहे गए से अधिक प्रभावशाली होता है। लोग तो कुछ भी कहते हैं, मुद्दे की बात तो यह है कि वे करते क्या हैं। गलत बातों की जानकारी न ही रखना उचित है। व्यवहारिक ज्ञान की कमी के चलते ही हम असफल होते हैं। जब आप कोशिश करना छोड़कर इसे करना शुरू कर देते हैं तो आप तेज गति से आगे बढ़ने लगते हैं। गलतियां वही नहीं करते जो कुछ भी नहीं करते। आप क्या बनना पसंद करेंगे, बहाने या परिणाम? परिणामों की कीमत है, बहानों की नहीं। लोगों के कर्म उनकी सोच का आईना होते हैं। आज के गर्भ से कल का निर्माण होता है। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं। घर से बाहर निकलो और प्लान दिखाओ। लोग आपकी वजह से कुछ नहीं करते, उनकी अपनी वजह होती हैं। 80-20 का नियम यहाँ भी लागू होता है। यहाँ 80% काम 20% आईबीओ द्वारा किया जाता है। अंततः 20% बनने का प्रयास करें, क्योंकि वे ही 80% पैसा कमाते हैं। हम जो चुनते हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है, संयोग से नहीं। यदि आप ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो यह व्यवसाय आपके लिए काम करेगा। जो तैरना जानते हैं, गहराई उनके लिए मायने नहीं रखती। कुशल बनने में अपना समय बर्बाद न करें, प्रभावशाली बने। अपनी वचनबद्धता को अपने प्रयासों से तोलते रहें, सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। एक बैठे हुए आईबीओ को भगाने के मुकाबले भागते हुए आईबीओ की दिशा बदलनी आसान है। जिसे नियंत्रित कर सके उसे नियंत्रित करे, जिसे न कर सके उसे स्वीकार करे और दोनों के भेद को जानना सीखे। मैं साहस तथा बहादुरी के साथ पूर्ण प्रयत्न करूंगा। अध्याय नंबर 8, लोगों से अच्छे संबंध बनाना। एमबीए व्यवसाय 3 सिद्धांतों पर काम करता है। मिशन, आगे बढ़ने में लोगों की मदद करना। मैसेज, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मेथड, तौर तरीके बदलते रहेंगे, परंतु मिशन तथा मेथड कभी नहीं बदलेंगे। मेरे लिए टीम का अर्थ है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, अर्थात अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, परंतु एकजुट होकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अध्यापक तथा मित्र की भूमिका के बीच तालमेल बनाए रखें। किसी अन्य को प्रसन्न करके ही स्वयं प्रसन्न बना जा सकता है। लोगों को मतलब नहीं कि आप क्या जानते हैं, जब तक कि उन्हें पता नहीं कि आप उनकी परवाह करते हैं। इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। निष्कपट लोगों के साथ मित्रता बनाए रखें, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। हम लोगों के व्यवसाय में हैं, सेतु निर्माण करें, दीवारें नहीं। लोग अपनी वजहों के चलते तेजी से काम करते हैं, आपकी नहीं। यहाँ लोग अन्य लोगों के आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। आप अगर किसी को पैसा देते हैं तो आप कुछ समय के लिए उसकी मदद करते हैं। यदि परंतु आप उसे पैसा कमाना सिखा देते हैं तो
आपने आजीवन के लिए उसकी मदद की है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके मित्र भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर असहमति के साथ भी सहमत बन जाएं तथा काम करना जारी रखें। जो मुश्किल के समय में काम आए वही सच्चा मित्र है। ऐसा कोई कदम न उठाए जिसके चलते लोगों के साथ अपनी भी नजरों में गिरना पड़े। जो लोग आपको पसंद नहीं उन्हें स्पॉन्सर न करे, अन्यथा आपको अपने सपने के से हाथ धोना पड़ सकता है। लोगों को सिर्फ प्लान न दिखाए, उन्हें बताए कि कैसे वे इस अवसर के माध्यम से अपने सपने साकार कर सकते हैं। लोगों की वह पाने में मदद करे जो वे पाना चाहते हैं, तो आपको वह स्वतः मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। जो हम कमाते हैं उसे अपनी जीविका चलाते हैं, परंतु जो हम बांटते हैं वो हमारी प्रतिष्ठा बन जाता है। लोगों से मैं स्वयं से अधिक की अपेक्षा तथा कामना नहीं रखूंगा। अध्याय नंबर 9, डुप्लीकेशन में जादू है। प्रकाश फैलता है, या तो दीप बन जाए या फिर दर्पण जो प्रकाश के प्रतिबिंब करता है। मैं स्वयं के 100% की जगह 100 लोगों का 1-1% लेना अधिक पसंद करूंगा। तरकीब के साथ कड़ी मेहनत करें। यदि आप वह सब करते हैं जो एक सफल आईपीओ करता है, तो परिणाम स्वरूप आपको भी वह सब मिलेगा जो उसे मिलता है। आप जो कुछ भी करेंगे, अच्छा या बुरा, आपकी टीम भी उसी को दोहराएगी। डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है हर चीज को आसान बनाएं ताकि सभी इसे समझ सकें। डुप्लीकेशन आपको समय एवं धन दोनों के एक साथ बनाने का अवसर प्रदान करता है। क्या आप इस योग्य हैं कि लोग आपको कॉपी करें? नेटवर्किंग इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। टीम वर्क काम के बोझ को कम तो करता ही है, साथ ही सफलता के परिणाम में वृद्धि भी करता है। आपकी टीम में 20 लोग बिल्कुल आपके जैसे पैदा हो जाएंगे, तब क्या होगा? अपना समय बेचकर धन कमाने वाले कभी अमीर नहीं बनते। एक व्यवसाय एक सर्वसाधारण आदमी को असाधारण पैसा बनाने का मौका उपलब्ध कराता है। इस व्यवसाय में आप पैसे के साथ साथ समय भी बना पाएंगे। यहाँ विड्थ चौड़ाई आपको लाभ तथा डेप्थ आपको गहराई सुरक्षा उपलब्ध कराती है। दोनों का तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़े। एक पैसे को यदि एक महीने तक रोज डबल किया जाए तो वह 30वें दिन 50 लाख रुपए से भी अधिक बनता है। आपको क्या चाहिए? इस व्यवसाय में शामिल न होने का कोई कारण नहीं हो सकता। नेटवर्किंग पर ध्यान दे, आमदनी अपने आप बढ़ेगी। नेटवर्किंग में आपकी आमदनी आपके प्रदर्शन पर निर्भर करती है, आपकी स्थिति अथवा पद पर नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े उत्पाद खरीदते हैं, उपयोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अन्य लोगों को भी ऐसा ही करना सिखाते हैं। जो नए उपाय नहीं खोजता, नुकसान उसे खोज निकालता है। एकजुट होना शुभारंभ है, साथ बने रहना प्रगति तथा मिलकर आगे बढ़ना सफलता है। हेनरी फोर्ड। हे प्रभु, उस व्यक्ति से मुझे बचा कर रखना जो कभी गलती नहीं करता और उस व्यक्ति से भी जो गलतियां दोहराता रहता है। ये एक सीधा सरल व्यवसाय है, अपना दिमाग लगाकर इसे जटिल न बनाएं। क्या यह आजीव अपना समय बेचकर पैसा कमाने से अधिक उपयोगी साधन नहीं? यहाँ आप और आपकी टीम जितना अच्छा प्रदर्शन करेगी उतना ही अधिक ऐसा बनाएगी। अच्छे प्रदर्शन के लिए एक अच्छी टीम अथवा दल होना जरूरी है। अधिकतर लोग इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते 1 से 5 सालों में वे इस व्यवसाय में कितने पैसे बना सकते हैं। कुछ भी नया करने से पहले अपने अपलाइन की सलाह अवश्य लें। अगर आपने नेटवर्किंग नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। आज के बाद मैं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य पर संदेह नहीं करूंगा। अध्याय नंबर 10, नेतृत्व की चुनौतियां स्वीकार करना। संचालन खुद नहीं करेंगे तो जीवन का नजारा भी नहीं बदलेगा। जो स्वयं को नायक मानते हैं, अगर उनका कोई अनुसरण नहीं करता तो वे कैसे नेता? एक टीम की रफ्तार उसके नायक की रफ्तार पर निर्भर करती है। नेतृत्व करे, अनुसरण करे, नहीं तो रास्ते से हट जाएं। जो आप नहीं करते वह किसी अन्य को करने के लिए कैसे कह सकते हैं? सदैव डायमंड के जैसा बनने का प्रयास करें। सदैव लोगों को, उत्पादों को, मीटिंग तथा सेमिनार्स को, सिस्टम को, कंपनी को, अपने अपलाइन को और तथा अपनी टीम को बढ़ावा दे, क्योंकि सबसे अच्छे प्रमोटर ही सबसे बड़े नेटवर्कर होते हैं। बॉस आदेश देता है परंतु एक लीडर स्वयं करके दिखाता है। लोगों का उत्साह बढ़ाए, उसकी निंदा नहीं करें। हम में से अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जिन्हें धकेल कर ही आगे बढ़ाना पड़ता है। समाधान न ढूंढ पाना खुद में एक सबसे बड़ी समस्या है। आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो वे जो आज इसे करेंगे, दूसरे वे जो कल इसे करेंगे और तीसरे वे जो इसे छोड़ते और करते रहेंगे। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक समय बताती है। यदि आप $10 अरब वाले व्यवसाय के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अपना पहनावा भी उसी हिसाब से चुने। नेतृत्व बहुत कम लोग करेंगे, परंतु याद रखे नायक ही सबसे अधिक पैसा बनाते हैं। किसी को लीडर बनाने के मुकाबले उसे ढूंढना अधिक आसान है और आप यहाँ दोनों काम कर सकते। जो काम नहीं करता उसे जगाने से बेहतर है एक नया आईवीओ को ढूंढना। बॉस सिर्फ आदेश देता है परंतु एक लीडर साथ मिलकर काम करता है। जो बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके ऐसे नायकों को ढूंढे, फिर बड़ा बिजनेस खड़ा कर उसमें नायकों को ढूंढे। किसी सोए हुए व्यक्ति को वही जगा सकता है जो स्वयं जगा हुआ हो। सफल लोगों की संगत से दूर रहूंगा तो मेरी असफलता होना निश्चित है। नायक वह होता है जो यह जानता है कि आगे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। मैं अपनी टीम को सकारात्मकता एवं कुशलता के साथ आगे बढ़ाऊंगा। अध्याय नंबर 11,
व्यक्तित्व विकास की नींव। विचारों को बदलकर किस्मत को बदला जा सकता है। जब मैं छोटा था तब मैं बच्चों की तरह सोचा करता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी सोच भी परिपक्व हो गई है। यदि आप वही सब करते रहे जो आप कर रहे हैं तो आपको एक जैसे परिणाम मिलते रहेंगे। छोड़ पकड़ नहीं करोगे तो आपका जीतना तय नहीं। आप नहीं चुनोगे तो कोई आपको चुन लेगा। अपने भाग्य का फैसला आप स्वयं नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। आज के आर्थिक उतार चढ़ाव के समय में क्यों न आमदनी के एक से अधिक विकल्पों को साथ लेकर चला जाए। बदलाव के लिए आपको बदलना होगा, बेहतर के लिए आपको बेहतर बनना होगा। खोया हुआ सम्मान लौटकर कभी वापस नहीं आता। असफलता से कुंठा का तथा कुंठा से असफलता का जन्म होता है। जी जान लगाकर मेहनत करे, ईश्वर सब ठीक करेगा। रास्ता नहीं मिलता हो तो स्वयं बना लो। राह में कांटे आए तो उन्हें चुन लो। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकीलों को जानता हूँ जो डायमंड बनना चाहते हैं, परंतु एक भी डायमंड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बनना चाहता। अपना फैसला गलत लगे तो शिकायत करने के बजाय उसे बदल डालें। कुछ न सोचकर कुछ भी न हासिल करने से बेहतर है कुछ सोचकर बहुत कुछ हासिल किया जाए। समय को ढूंढे नहीं बल्कि समय का निर्माण करें। जो आगे नहीं बढ़ता वह व्यक्ति मर्द सम्मान है। मनोवांछित परिणाम नहीं मिल रहे हो तो अपने कार्य प्रणाली में सुधार करें। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, परंतु वह करते करते आप जो बन जाते हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है। मैं रोज कल से अधिक बेहतर इंसान बनूंगा। अध्याय नंबर 12, लक्ष्य तैयार करना और उसे हासिल करना। स्वयं को अपनी क्षमता से कम आंकोगे तो सदैव अप्रसन्न रहोगे। यदि आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे। छोटे छोटे कदमों से मिलकर ही बड़े कदम तैयार होते हैं। यदि आपको वह चाहिए जो आपको पहले कभी नहीं मिला तो आपको वह करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। यदि आप यह चाहते हैं कि आपको क्या और क्यों चाहिए तो बस आपका वह करना ही शेष रह जाता है जिसे करने से वह सब मिलेगा। कामनाओं का न होना इस बात का सूचक है कि आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। ध्यान रहे, निगाह पुरस्कार पर रहें, उसकी कीमत पर नहीं। यदि आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो अपनी गति पर ध्यान दें। बड़े काम लगे रहने से ही संभव होते हैं। अधिकतर लोग 25 की उम्र में ही मर जाते हैं क्योंकि वे सपने छोड़ देते हैं। यदि आपको लगता है कि छोटे होने के कारण आप असरदार नहीं तो आपको मच्छरों से भरे कमरे में सोकर देखना चाहिए। जिसे सब मिल गया हो उसे और क्या चाहिए। कल की योजना के साथ आज में जिए। योजना नहीं बनाते इसलिए लोग असफल हो जाते हैं। हम जो चाहते हैं हमें वही मिलता है। अंत इस विषय में सावधान रहें। पहले योजना तैयार करें फिर उसी के अनुसार काम करें। चिंता न करें, आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कामयाब लोग स्वयं के विकास में भी उतना ही समय लगाते हैं जितना कि अपने व्यवसाय के निर्माण में। जो अधिक प्लान दिखाता है वही जीतता है। प्लान दिखाने की योजना तैयार करें। बिना लक्ष्य बनाए काम करना आंख बंद करके निशाना लगाने जैसे है। रोज छोटी छोटी योजनाओं पर काम करके बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करूंगा। अध्याय नंबर 13, सीखना और आगे बढ़ना। आज हम जरूरत से अधिक ज्ञानी हैं लेकिन समझदार नहीं। एक समय था जब आइंस्टीन की माँ अपने पुत्र की तुलना में बहुत अधिक जानती थी। हमारा दिमाग एक पैराशूट की भांति है जो खुलने पर बखूबी काम करता है। ये जान लो, तुम्हें नहीं पता जो तुम नहीं जानते। बुद्धिमान खोजबीन करता है जबकि मूर्ख आसानी से मान लेता है। फ्रांसिस बेकन ने कहा था, ज्ञान में बड़ी शक्ति है परंतु हम कहते हैं जिसे उपयोग में न लाया जाए ऐसी शक्ति किस काम की। हम 21वीं सदी में आ गए। कॉमन सेंस अभी तक कॉमन नहीं। सही निर्णय अनुभव से आते हैं और तथा अनुभव गलत निर्णयों से। सिस्टम से बेहतर अध्यापक कोई नहीं है। ज्ञान से नाता जोड़ लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि जो हमें जरूरी लगता है वही सभी के लिए जरूरी हो। जो हमें सिखाया जाता है वह हम करके सीखते हैं। एक दिए से दूसरे दिए जलाने पर पहले दिए की रोशनी कम नहीं हो जाती। दिमाग पर अनावश्यक बोझ न डालें। कागज और कलम किस लिए बने हैं, सब कुछ लिख डालें। ये लिखने, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। सफलता सही निर्णय के बाद आती है और सही निर्णय गलत अनुभवों से। सेवा करने वालों को ही मेवा मिलता है। ज्ञान की कमी के चलते डर पैदा होता है। आप जितना अधिक सीखेंगे उतना ही अधिक पैसा बनाएंगे। आप बेल मुझे मार वाली स्थिति में भी शांत तथा नम्र बने रहें। जरूरतों और सपनों में बहुत फर्क होता है। मैं टेप तथा सीडी सुनूंगा, किताबें पढ़ूंगा, मीटिंग तथा सेमिनार में जाऊंगा, अपने अपलाइन के संपर्क में रहूंगा और लगातार सीखता रहूंगा। अध्याय नंबर 14, विफलता के भय से छुटकारा। कुछ वर्ष पहले डरते डरते मैंने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिस पर बहुत कम लोग जाते थे। परिणाम स्वरूप मेरी जिंदगी बदल गई। अभी मुझे बहुत कुछ साबित करना है। बेखौफ जीवन जीने उनमें से एक है। प्रेम, शक्ति तथा स्वस्थ मन हमें ईश्वर के वरदान है परंतु भय नहीं। विजेता कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। असफलता कभी निर्णायक नहीं होती परंतु छुटकारा सदैव निर्णायक होता है। भय का अर्थ है असफलता का डर। विफलता कभी आपको असफल नहीं बनाती बल्कि छुटकारा बनाता है। पुरुषार्थ करके ही भय से मुक्ति पाई जा सकती है। आप कहते हो वह कभी असफल नहीं हुआ, परंतु मैं कहूँगा उसने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। असंभव शब्द मूर्खों की शब्दावली
शब्दावली में पाया जाता है। असफल होने का डर साहस की हत्या कर देता है। हम कभी असफल नहीं होते, असफल तो हमारे प्रयास होते हैं। जंग खाकर सड़ने से बेहतर है घिस घिस कर समाप्त हो जाना। असफल होने में कैसी शर्म, अपमानजनक तो प्रयास ही न करता है। डरने वाली चीज तो स्वयं डर है। अपनी परेशानियां ईश्वर को सौंप दे, क्योंकि उसे आपकी परवाह है। कल की योजना के साथ आज में जिए। भय को डराकर ही डर पर काबू पाया जा सकता है। विश्वास का उल्टा डर होता है, न कि संदेह अथवा अविश्वास। बाइबल में सैकड़ों बार लिखा है भय मुक्ति बनिए। भय अविश्वास की झूठी बुनियाद पर टिका होता है। असफलता अंत नहीं और छोड़ देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं। विलम्ब हमारी प्रेरणा को निगल जाता है। अपने सपने पर डटे रहें। मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण पूरे साहस तथा आस्था अथवा उत्साह के साथ जीऊंगा। अध्याय नंबर 15, समय एवं धन की तलाश। जो कहता है कि उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं, वह अन्य चीजों के बारे में भी झूठ बोलेगा। याद वही किया जाएगा जिसके इरादे तो नेक हो ही, साथ ही उसके बाद बहुत सारा पैसा भी हो। पैसे से खुशियां तो नहीं खरीदी जा सकती, परंतु खुशियों की चाबी जरूर खरीदी जा सकती है। दिवाले होने पर समझ आ जाता है कि धनवान बनना कितने फायदे का सौदा है। थोड़े पैसे से आप थोड़े खुश, तो बहुत पैसे से बहुत खुश होंगे। सिर्फ जीवित रहने के लिए जीने के बजाय जीवन को संवारना अधिक अच्छा है। धनी बनना सबसे बड़ा प्रतिशोध है। पैसा सबसे अच्छा सेवक है, परंतु सबसे बुरा स्वामी है। अतिरिक्त पैसे का आप क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे किसके लिए और फिर खर्च करेंगे किसके ऊपर? धन की चाहत समस्त अपराधों की जननी है। पुरानी कहावत है, धनाभाव सभी बुराइयों की जड़ है। धन छठी इंद्री के समान है, जिसके अभाव में बाकी की 5 भी काम करना बंद कर देती हैं। लोगों को अगर यह बताना पड़े कि आप धनी हैं, तो आप धनी नहीं हैं। पैसा हमें फिजूल की चीजें खरीदने योग्य तो बनाता ही है, साथ ही हमें उनसे दूर रह पाने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध कराता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते। जितना अधिक धन जीवन में उतने अधिक विकल्प। जो लोग बहाने बनाते हैं वे कभी पैसा नहीं बन पाते। दरिद्रता के चलते प्रेम उड़नछू हो जाता है। आमदनी अठनी और खर्चा रुपया है तो अच्छों का पतन हो जाता है। महीने के अंत में कुछ पैसा बच जाए तो अच्छा है, या फिर 10 तारीख के बाद अगली 1 तारीख की प्रतीक्षा करना। अधिकतर लोग पुराने तरीके से पैसा बनाते हैं, वे पैसे के लिए काम करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ पुरुषार्थ करूंगा तथा वह सब करूंगा सफल होने के लिए जो भी जरूरी है। अध्याय नंबर 16, विश्वास का निर्माण। विश्वास करने वाला एक व्यक्ति उन सभी पर भारी है जिन्हें सिर्फ दिलचस्पी है। जानने से पहले मानना होगा। बाइबल के अनुसार जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या फिर आप नहीं कर सकते, दोनों ही बातें सही हैं। आपकी बुद्धि जिसकी कल्पना कर सकती है, मन उस पर विश्वास कर सकता है, तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। बहानेबाजी इस बात का सूचक है कि आपको अपनी कुशलता पर संदेह है। कुछ करेंगे कुछ नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं नहीं कहीं 6 लोग इसे करेंगे और आप डायमंड जाएंगे। इस व्यवसाय को समझने के लिए इसे जीना पड़ता है। दिल से किए जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं लगता। अविश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। विश्वास हमें यकीन दिलाता है कि आने वाला कल और भी बेहतर होगा। भविष्य पर भरोसा नहीं तो आज में भी जीना दूभर हो जाता है। भय के दूर होने पर विश्वास का जन्म होता है। सिस्टम पर विश्वास रखें, यह आपकी सफलता की गति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। दूसरे लोगों की शुरुआत कराने से पहले आपको स्वयं से शुरू करना होगा। दूरदृष्टि, सादगी, सरलता के साथ आगे बढ़ते रहें। बाइबल में लिखा है, सुनने और पढ़ने से विश्वास बढ़ता है, सफल होने से आत्मविश्वास बढ़ता है तथा आत्मविश्वास बढ़ने से व्यक्ति सफल होता है। आपको विश्वास तो करना ही होगा। कठिन समय में कमजोर लोग टूट जाया करते हैं। भरोसा नहीं करोगे तो टिकना और आगे बढ़ना मुश्किल बन जाएगा। विश्वास के बल पर अनदेखे अनजाने को भी अनुभव किया जा सकता है। विश्वास करो, जीवन जीने योग्य है और ऐसा हो जाएगा। मैं युद्ध जीत सका क्योंकि मुझे विश्वास था। मैं स्वयं में, इस व्यवसाय में तथा एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा करूंगा। संपर्क करना। अध्याय नंबर 17, आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। अगर लोगों के साथ काम नहीं करना होता तो मैं इस व्यवसाय को कर सकता था। खुद को बेहतर बनने से रोकने का अर्थ है अपनी बदकिस्मती को दावत देना। लोगों से बात करें। हमारे व्यवसाय में 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो उत्पादकों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे वे जो व्यवसाय का निर्माण करते हैं, जिन्हें बिजनेस बिल्डर कहा जाता है। अगर आप इस बिजनेस बिल्डर बनना चाहते हैं तो रोजाना आपको नए नए लोगों से बात करनी होगी। बात करते समय लोगों पर अनावश्यक दबाव न डालें। अचानक किसी अजनबी को कोने में ले जाकर आप चिल्लाकर उससे यह नहीं पूछ सकते कि आप अमीर बनना चाहते हैं। तैयार संभावित ग्राहक। नए लोगों से बात करते समय आपको एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि उसे आपका परिचय, उन्हें भरोसा दिलाना कि हम मित्र हैं, विश्वास बनाना, बिजनेस कार्ड्स अथवा फोन नंबर्स का आदान प्रदान करना ताकि 1-2 हफ्ते के अंदर उनसे पुनः संपर्क किया जा सके। हमेशा नए नए लोगों से बात करने के मौके तलाशते रहें। बैंकों की कतार में
बच्चों के स्कूल के स्वागत कक्ष में, क्लिनिक के प्रतीक्षालय में, वकील के यहाँ, मंदिरों अथवा गिरजाघरों में लोगों से क्या कहें। यदि आप नहीं जानते कि लोगों से क्या कहा जाए तो फ्रॉम, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रेशन एंड मनी विधि का प्रयोग करें। याद रखें, लोगों से बातचीत तथा सवाल जवाब का एकमात्र उद्देश्य है उसका साक्षात्कार तथा इस बात का पता लगाना कि क्या वे आपके बिजनेस सहयोगी बनने के लायक भी हैं या नहीं। क्या आप मानसिक रूप से अस्वस्थ, कड़वे और नकारात्मक सोच वाले लोगों को प्लान दिखाना पसंद करेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं। अधिक जानकारी के लिए भाग 4 योग्यताओं की जांच का अध्ययन अवश्य करें। इसमें दिए गए सवालों के द्वारा आप कठोर से कठोर संभावित ग्राहक तक को पिघला सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग IBO फील्ड गाइड का अध्ययन अवश्य करें। होम विधि बनाने वाले सवाल, फैमिली, घर, परिवार। क्या आप शादीशुदा हैं? शादी को कितना समय हो गया? आपके जीवन साथी का नाम जान सकता हूँ? आपके कितने बच्चे हैं? उनके क्या नाम है? उनकी उम्र कितनी है? वो आपको काफी व्यस्त रखते होंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? आपका बचपन कहाँ गुजरा? या आप कहाँ रहते हैं? क्या आपको वह जगह पसंद है या कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं? ऑक्यूपेशन, नौकरी अथवा व्यवसाय। क्या आप क्या काम करते हैं? आपके जीवन साथी क्या करते हैं? मैंने सुना है वहाँ काम करने वाले काफी पैसे तो बनाते हैं, साथ ही आराम की जीवन भी जीते हैं। आप कितने वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं? आपने इसे ही क्यों चुना? आपको ये काफी पसंद होगा, नहीं? क्या आपने कभी कुछ और करने के बारे में सोचा है, जैसे खुद का बिजनेस? क्या आपके व्यवसाय पर कभी मंदी का असर पड़ा है? रिक्रेशन, मन बहलाव। मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? आपके शौक क्या हैं? तैराकी, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, घुड़सवारी, गोल्फ खेलना, फुटबॉल खेलना, किताबें पढ़ना, सैर सपाटा। छुट्टियां मनाने पर आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? इस वर्ष छुट्टियों में कहाँ जाने की योजना है? मनोरंजन के लिए आप कौन सा वाहन चलाना पसंद करते हैं? नौका, गो कार्ट, मोटरसाइकिल, एयरप्लेन। जीवन में आगे क्या करने का इरादा है? मनी, रुपया, पैसा। क्या आप अपनी जरूरत के मुताबिक पैसा बना लेते हैं? लगता है कि आप काफी पैसा बना लेते हैं। क्या अपने शौक पूरे करने का समय निकाल पाते हैं? यदि समय एवं धन पर्याप्त हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? यदि आपकी लॉटरी लग जाए या फिर आपको कोई गुप्त खजाना मिल जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? क्या आपके अतिरिक्त आय बनाने के किसी अन्य साधन के बारे में कभी सोचा है? वर्तमान व्यवसाय के द्वारा क्या आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं? सवाल जवाब करते समय पूर्णतः सहज रहें और मुस्कुराते रहें। आखिरी सवाल, होम विधि के पूरा हो जाने पर नीचे दिए गए सवालों के साथ समापन करें। मेरा दावा है कि यह आपके लिए फॉलोअप कॉल का द्वार अवश्य खोलेगा। राज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप अतिरिक्त आय बनाने के किसी अच्छे विकल्प को बारे में जानते हैं? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं। ठीक है राज, यदि आपको पता चले तो मुझे भी जरूर बताना। क्या मुझे अपना बिजनेस कार्ड मिल सकता है? यदि उसके पास बिजनेस कार्ड नहीं हो तो उसका फोन नंबर अथवा अन्य विवरण उसके पास नोट कर लें तथा यह कहते हुए अपना बिजनेस कार्ड दे दें। ठीक है राज, आपसे बातें करके अच्छा लगा। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। जरूरत पड़ने पर आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं या फिर मिलेंगे। अब आप उन्हें 8 से 10 दिनों के अंतराल के बाद कभी भी फॉलोअप कॉल कर सकते हैं। बिजनेस के शुरुआती दिनों में 8 से 10 लोगों के साथ प्रतिदिन इसी प्रकार से बातचीत के द्वारा आपके पास ऐसे लोगों के नंबर नाम पर्याप्त मात्रा में होंगे जिनकी सहायता से आप अपने अगले कदम की ओर सफलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, किसी से पूर्व परिचय हो जाने के बाद फॉलोअप कॉल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आरंभिक व्यवसाय बिजनेस में आने के बाद स्वाभाविक ही आप अपने मित्रों रिश्तेदारों को इसके बारे में बताना पसंद करेंगे। ऐसे में मेरा आपको सुझाव है कि आप उन्हें 1-2 हफ्ते पहले ही कॉल करके उनके मन में उत्सुकता जगा दे। उदाहरण के लिए, हेलो राज, कैसे हो? मैं एंजेलो बोल रहा हूँ। घर में सब कैसा है? बच्चे ठीक हैं? सुनो राज, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है, परंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हाल ही में मैंने एक जबरदस्त बिजनेस प्रोडक्ट देखा है जिसमें बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम भी समय निकाल कर इसे देखना पसंद करोगे? ये क्या है? राज, अभी मैं थोड़ा जानकारी और ले लूँ, फिर तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। राज, क्या मैं तुम्हें अगले हफ्ते कॉल करूँ? चलो ठीक है, फोन रखता हूँ। मिलने का समय निश्चित करना। जब आप लोगों को स्पॉन्सर करने की अवस्था में आ जाएं, तब उन्हें दोबारा कॉल करें। राज, कैसे हो? यदि आप याद है, कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। थोड़ी और जानकारी लेने पर मुझे पता चला कि अगर साथ मिलकर काम किया जाए तो तुम भी अच्छा पैसा बना सकते हो। तैयार रहे। जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो लोग आपसे तरह तरह के सवाल करेंगे, उसका जवाब देने के लिए तैयार रहें। लोगों को प्लान दिखाने के मुकाबले से पहले 5 पुस्तक के भाग 5 में दिए गए सवाल जवाब का ध्यान अवश्य कर लें। लोगों के सवालों के सही जवाब देने के लिए मैं अध्ययन तथा अभ्यास करूंगा ताकि सही हाव भाव तथा पूरे विश्वास के साथ प्लान दिखा सकूं।
अध्याय नंबर 18 आमंत्रित करना। एक बार कॉन्टेक्टिंग तथा इनवाइटिंग की कला में महारत हासिल कर लेने पर यह व्यवसाय बहुत ही आसान बन जाता है। आप लोगों को अगर ये नहीं बता पाते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप भटक गए हैं। प्रेम तथा विवाह, कॉन्ट्रैक्टिंग तथा इनवाइटिंग प्यार तथा शादी करने के समान है। शादी से पहले आप किसी को डेट पर क्यों ले जाते हैं? ताकि आप उसके बारे में और अधिक जान सके, ये पता लगा सके कि सामने वाले में आपका जीवन साथी बनने की योग्यता है भी या नहीं। और अगर आप यह पाते हैं कि सामने वाला आपका जीवन साथी बनने के योग्य है तो आप उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या मैंने गलत कहा? ठीक ऐसा ही हमारे व्यवसाय में भी होता है। यहाँ हम कॉन्टेक्टिंग के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि सामने वाला अपने जीवन में कुछ ढूंढ रहा है। यदि हाँ, तो हम उसे इनवाइट करके निर्धारित किए गए स्थान तथा समय पर प्लान दिखाते हैं। अपनी सूची तैयार करना। जब आप सामान लेने बाजार जाते हैं तो क्या बिना लिस्ट के जाते हैं? तो फिर लोगों के द्वारा चलित इस वितरण व्यवसाय में आप सूची क्यों नहीं बनाते? याद रखें, यह व्यवसाय लिस्ट बनाने से शुरू होता है तथा लिस्ट बनाने पर ही खत्म होता है। इस पुस्तक में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि नामों की सूची कैसे तैयार की जाती है, परंतु आपको ऐसा सुझाव देना अवश्य पसंद करूंगा जिसके चलते आप अपनी छोटी सी सूची को असाधारण रूप से बड़ा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? सबसे पहले तो आप उन लोगों का नाम लिखें जिन्हें आप जानते हैं। फिर एक और कागज लेकर उस पर उन लोगों के नाम लिखें जो आपको जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अध्यापक हैं तो आप अपने विद्यालय के लगभग सभी अध्यापकों को जानते हैं, परंतु आपके सभी छात्र के अभिभावक भी आपको जानते हैं। यदि आप 100 छात्रों को पढ़ाते हैं तो आपकी सूची में 100 नए नाम जुड़ जाएंगे। है ना आश्चर्यचकित? इस विषय में और अधिक जानने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग IBO फील्ड गाइड पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें। प्रभावशाली निमंत्रण। एक बार यह तय हो जाने पर कि सामने वाला बिजनेस प्लान देखने की योग्यता रखता है तो उसे होम मीटिंग, 1-on-1 अथवा ओपन मीटिंग में बिजनेस प्लान देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लक्ष्य पर नजरें जमाए रख। यहाँ आपका एकमात्र लक्ष्य है कि बिजनेस प्लान के लिए स्थान तथा समय तय करना, न कि फोन पर ही बिजनेस प्लान समझाना। ऐसे करें तैयारी। पॉइंट नंबर 1 तैयार रहें। सामने वाला व्यक्ति आपसे अनेक सवाल पूछेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अतः उसके जवाबों के साथ तैयार रहे। इसके लिए किसी को आमंत्रित करने से पहले इस पुस्तक के भाग 5 का अध्ययन अवश्य कर ले। उत्साहित एवं आश्वस्त बने रहे। लोग बिजनेस प्लान से नहीं बल्कि आपके विश्वास एवं उत्साह से प्रभावित होते हैं। संक्षेप में कहें, अनावश्यक बोलने से बचे। भूलकर भी इनविटेशन को प्रेजेंटेशन न बनाएं, सिर्फ आमंत्रित करें। नियंत्रण बनाए रखें। मौका आपके पास है, न कि उसके पास। प्लान आप दिखाने वाले हैं, न कि वे। संचालक आप हैं, न कि वे। भूल से भी इन बातों को न भूलें। सदैव सच बोलें। यहाँ झूठ बोलने अथवा बढ़ा चढ़ाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। फोन पर न्योता देना। अधिकतर निमंत्रण यहाँ फोन द्वारा ही दिए जाते हैं, जिसके लिए बनी बनाई रटी रटाई एक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। परंतु शुरुआती कॉल करते समय अपने अपलाइन की सलाह एवं सहायता अवश्य ले। हेलो राज, आप कैसे हैं? मैं आकाश बोल रहा हूँ। काफी समय हो गया है बात किए हुए। सुनो राज, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन बाहर जाने से पहले अचानक याद आया, इसलिए आपको कॉल किया। दरअसल मैं यहाँ अपने अपलाइन डायमंड की कंपनी का नाम ले के साथ एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। क्या आपने पहले कभी नाम सुना है? एक बहुत ही सफल और तेज गति से तरक्की करने वाली कंपनी है। इसके लिए हम आपके क्षेत्र में कुछ विशिष्ट लोगों की तलाश में हैं, जो बिजनेस की समझ तो रखते ही हो, साथ ही दूरदृष्टि भी रखते हो। कुछ ऐसे लोग जो 2 से 5 वर्षों में अपनी आमदनी में महत्वपूर्ण बदलाव चाहते हो। मुझे तुरंत आपका नाम याद आया क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुशल होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी हो। राज, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचते हो? यदि उसका जवाब नहीं हो तो कहे, ओ लगता है कि आप पहले ही से इसमें शामिल हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। परंतु मैं समय निकालकर आपको फोन करके आपके हाल चाल की खबर लेता रहूंगा। संपर्क में बने रहे। नमस्कार। अगर उनका जवाब हाँ हो तो वे पूछेंगे आप किस बारे में बात कर रहे हो। मिलने का समय निश्चित करें। राज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमें 30-40 मिनट साथ बैठना होगा। हम कब मिल सकते हैं? मंगलवार या गुरुवार। परंतु कंपनी करती क्या है? यह एक विशेष प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर व्यापार डील करती है। परंतु इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें साथ बैठना होगा। हम कब मिल सकते हैं? मंगलवार या गुरुवार। यदि वे फिर भी सवाल करें तो उन्हें कहें, राज मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहता, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना अनुभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जवाब देते हैं या आप कहें। सुनो राज, आपके सभी सवालों का स्वागत है। मैं आपके सभी सवालों के जवाब विस्तार से दूंगा। इसके लिए मंगलवार को मिले या गुरुवार को?
ठीक रहेगा। वे कह सकते हैं इसके बारे में कुछ और बता सकते हो क्या ये LML है, मुझे कुछ बेचना तो नहीं होगा। इस प्रकार के सवालों से निपटने के लिए भाग 5 का अध्ययन अवश्य करें। राज, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मुझे बाहर जाना है। मैं आपसे कोई वायदा तो नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है यह आपके लिए हो या फिर न भी हो सकता है आप इनकी शर्तों पर खरे न उतरें, परंतु मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि आपको यह उससे ही पसंद आएगा, क्योंकि यह बिजनेस में बहुत पैसा है। होम मीटिंग के लिए न्योता देना। राज, मेरे बिजनेस सहयोगी हैं, वह बहुत ही समझदार और कामयाब व्यक्ति है। मैं उसके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। वह मंगलवार तथा गुरुवार की शाम 8 से 10 बजे इस बिजनेस प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए मेरे घर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ अच्छे और समझदार लोगों को बुलाने के लिए कहा, तो आपका नाम मेरे दिमाग में आया। आप किस दिन आ सकते हैं, मंगलवार या गुरुवार? और हाँ, भाभी जी को भी साथ लेके आए, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है। इसमें महिलाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, अतः इसे साथ मिल बैठकर समझ लेना बहुत ही जरूरी है। किस दिन आना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, मंगलवार या गुरुवार? मैं आपसे पक्के आश्वासन की अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि मैं उनको वायदा कर चुका हूँ, और अगर आप किसी अन्य जरूरी काम के चलते नहीं आ पा रहे हैं तो मुझे पहले ही बता दें, ताकि मैं किसी और को बुला सकूं। तो फिर ठीक है राज, हम लोग गुरुवार की शाम को मिलते हैं। अभी मुझे बाहर जाना है, गुरुवार शाम को मिलेंगे, नमस्कार। याद रखें, सामने वाला जब तक खुद के आने को लेकर पक्का आश्वासन न दे दे, फोन न काटे। मैं अपने अपलाइन के मार्गदर्शनों का पालन करूंगा, क्योंकि वे वह सब पहले ही कर चुके हैं जो मैं आज करने जा रहा हूँ। अध्याय नंबर 19, योग्यता की जाँच। उम्मीदवार की योग्यता को भली भांति जाँच ले। ईश्वर आपको अवसर के द्वार तक तो पहुँचाएगा, परंतु प्रवेश तो आप ही को करना होगा। दुनिया में मेहनती लोगों की कमी नहीं है, कुछ काम करना चाहते हैं और कुछ छुटकारा पाना जरूरी है। योग्यता की जांच। अब आपको एक अच्छा प्रत्याशी मिल चुका है, वह समझदार भी है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा कामयाब भी है। शहर में वह बहुत सारे लोगों को जानता है, वह अच्छे कपड़े पहनता है, वह प्रभावशाली है। आपको लगता है कि वह डायमंड बनेगा, आप उसे प्लान दिखाते हैं और फिर आगे आप उसके पीछे पीछे। थोड़ा रुके, क्या आपको उसे योग्य मान लेना उसकी योग्यता को प्रमाणित करता है? क्या आपके सोचने भर से वह बिजनेस में कामयाब हो जाएगा? आजमाइश करना। जब मैं बीमा बेचने के व्यवसाय में था तो मैं ऐसे लोगों से कभी नहीं मिला जो आकर मुझे मिलते और कहते, अरे दोस्त, मैं तुम्हारी ही तलाश में था, मुझे और बहुत सारे बीमा कराने हैं। अगर ऐसा होता तो क्या मजा नहीं आ जाता? ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ, न ही आपके साथ होने वाला है। हाँ, उम्मीदवार की योग्यता का प्रशिक्षण करने वाले कुछ सवाल आपको अधिकतम परिणामों की ओर ले जाने में अवश्य मददगार साबित हो सकते हैं। अपने बीमा व्यवसाय में बीमा खरीदने के इच्छुक व्यक्ति से मैं एक ही सवाल सबसे पहले पूछा करता था, क्या आपको कभी दिल का दौरा पड़ा है? यदि उसका जवाब हाँ होता तो मैं अगले व्यक्ति की तलाश में आगे निकल जाया करता था, क्योंकि इतिहास में शायद ही कभी किसी दिल के रोगी अथवा कैंसर पीड़ित व्यक्ति का बीमा किया गया होगा। अतः एकमात्र सवाल के माध्यम से मैं सामने वाले व्यक्ति की योग्यता की जाँच के द्वारा अपने समय तथा प्रयास को बचाने में सफल हो जाया करता था। इस व्यवसाय में भी ऐसा ही है। सामने वाला व्यक्ति यदि मेरी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है तो मैं उसे प्लान दिखाकर मुसीबत को अपने गले क्यों डालूं? ये व्यवसाय बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें हम बार बार गलतियां करके खुद की असफलता को खुद के लिए ही स्थापित करते चले जाते हैं। योग्यता की कसौटी के 4 चरण हैं। पहला चरण, असली चाहत का पता लगाना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? यदि समय एवं धन की बाधा न हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण आपको सबसे अधिक पसंद तो है, परंतु अपने वर्तमान समय के चलते नहीं कर पा रहे हैं? 3 नंबर, वर्तमान समय के चलते क्या आप वह सब कर पाते हैं जो करना आपको अच्छा लगता है? फिर क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे वाले सवाल पूछें। जैसे आप क्या करना पसंद करेंगे, आपको कहाँ घूमना अच्छा लगता है, कौन सी कार आपको सबसे अधिक पसंद है? 4 नंबर, क्या आप अपनी आवश्यकताओं से अधिक पैसा बना लेते हैं? दूसरा चरण, गंभीरता की जाँच करें। 1 नंबर, मैं हमेशा से ही सोचता रहा हूँ कि आप उत्साहित एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। मेरा ऐसा सोचना गलत तो नहीं? क्या यह कहना सही नहीं होगा कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय के किसी अन्य साधन की तलाश में हैं? जैसा कि आपने कहा आपको बहुत पसंद है, क्या इसके लिए आप एक ऐसे व्यवसाय में अपना अतिरिक्त समय एवं प्रयास डालने को तैयार हैं ताकि आप हासिल कर सकें? तीसरा चरण, प्रतिबद्धता के स्तर पर निर्धारण। जब वे स्वीकार कर ले कि वर्तमान समय के माध्यम से उनके सपने साकार होना मुश्किल हैं, तथा यह भी कि वे अपने सपने के लिए अतिरिक्त श्रम करने को तैयार हों, तो उनसे पूछे, यदि आपको अपने सपने साकार करने का एक अच्छा मौका मिल जाए तो आप प्रति हफ्ते कितने घंटे काम करने को तैयार हैं? 2, 5 या फिर 10 घंटे? चौथा चरण, क्या कोई अन्य विकल्प मौजूद है? यदि उम्मीदवार के जवाबों में स्पष्टता नजर न आए तो पहले, दूसरे, तीसरे चरण को दोबारा दोहराएं। अब एक आखिरी सवाल, क्या अपना सपना साकार करने के लिए आपके पास कोई अन्य विकल्प मौजूद है? जैसे कि आपकी लॉटरी लगने वाली हो
हो या फिर आपके दादाजी ससुर अपने करोड़ों की संपत्ति आपके नाम करने वाले हो? यदि जवाब में ना कहें तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे स्वीकार कर रहे हैं कि अपना सपना साकार करने के लिए उनके पास कोई अन्य साधन अथवा विकल्प मौजूद नहीं है तथा उनका सपना साकार करने के लिए आप उन्हें अपनी व्यवसायिक योजना दिखा सकते हैं। यह मेरा व्यवसाय है, इसे मैं अपनी शर्त पर चलाऊंगा, न कि अपने उम्मीदवारों की शर्तों पर। भाग 5 सवाल जवाबों के द्वारा आपत्तियों से निपटना। अध्याय नंबर 20। तैयार रहें। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उन्हें देखते हैं। अनदेखा करने से सच्चाई बदल नहीं जाती। नकारात्मक संसार। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस व्यवसाय के विषय में सही जानकारी रख रहा होता तो आज हर व्यक्ति इस व्यवसाय में शामिल होता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इस व्यवसाय को न करने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है, अर्थात सभी इसे कर सकते हैं, परंतु इस व्यवसाय को समझने के लिए एक डायमंड के नजरिए से इसे समझना होगा। बाहर की दुनिया में इस उद्योग को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिनसे भागकर कुछ हल नहीं निकलेगा, बल्कि हमें डटकर उनका मुकाबला करना होगा। सच कहूं तो लोग अपनी सफलता की संभावनाओं को लेकर स्वयं आशंकित हैं और हमारे व्यवसाय में तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को जोड़कर एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। मिलने का समय निश्चित करें। आपने सुना होगा उचित समय का चुनाव बहुत ही जरूरी है। यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपको बिजनेस प्लान दिखाना हो। कुछ लोग तो फोन पर ही बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, परंतु क्या इसे प्लान दिखाने का उचित समय कहा जा सकता है? फोन का उपयोग तो मात्र मिलने का समय एवं स्थान सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। फोन पर मुलाकात तय करते समय सामने वाले व्यक्ति द्वारा पूछे जाने वाले सवालों से घबराए नहीं, बल्कि निम्न 3 सवालों के जवाब अपने पास हमेशा तैयार रखें, क्योंकि यही वे सवाल हैं जो आमंत्रित करते समय 90 से 95% लोग आपसे पूछेंगे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, या यह क्या है, या फिर क्या आप इस बारे में मुझे कुछ और बताएंगे? क्या यह सवाल नंबर 2, क्या यह सेलिंग बिक्री है? क्या मुझे कुछ बेचना होगा, या फिर आप मुझे क्या बेचना चाहते हैं? सवाल नंबर 3, क्या यह नेटवर्किंग मार्केटिंग है? जो मुझे पता चला है वह जवाब सबसे अच्छा काम करता है। दरअसल इन सवालों में तो कोई जवाब है ही नहीं, परंतु फिर भी आपको मेरी सलाह यह है कि इस विषय में अपने अपलाइन की सलाह अवश्य ले। वे आपको इन सवालों से निपटने का आसान तरीका बताएंगे। हमेशा पूछे जाने वाले निम्न 3 सवालों के जवाब। प्रश्न 1, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, या यह क्या है, या फिर क्या आप इस बारे में मुझे कुछ और बताएंगे? यह सबसे सटीक सवाल है। इसे आपत्ति अथवा संक्षेप नहीं कहा जा सकता, अतः एक सीधा सा जवाब आपके अधिकांश उम्मीदवारों को संतुष्ट कर सकता है। प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए, मुझे विश्वास है कि आपने अपनी कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। नहीं, क्या आप मुझे इस बारे में कुछ और बताएंगे? क्यों नहीं, जब हम मिलेंगे तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपके लिए मंगलवार ठीक रहेगा या गुरुवार? मैं जानना चाहता हूँ कि आप करते क्या हैं। मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूँ जो मैग्नावा, केलॉग, वॉनेसन, कोका कोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पाद प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित करके मोटा पैसा बनाते हैं। यदि वे सवाल पूछना अभी भी जारी रखते हैं तो यह कहते हुए बातचीत पर अपना नियंत्रण बनाने का प्रयास करें। राजीव, मुझे माफ करना, मैं आपको बीच में ही रोक रहा हूँ, परंतु जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह उत्पादों की प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली है जिसके द्वारा असाधारण पैसा बनाया जा सकता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई अनुभव है? उसका जवाब कुछ भी हो, परंतु आप कहें। राजीव, जरूर नहीं कि आप इसे करे हैं, परंतु जब हम इस पर 30-40 मिनट बातचीत करेंगे तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपके लिए मंगलवार सुविधाजनक रहेगा या फिर गुरुवार? यदि वे तब भी सवाल करते रहे तो फिर उन्हें सीधा फिर कभी बाद में फोन करने के वायदे के साथ बातचीत को समाप्त करें। राजीव, अभी मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, जब मेरे पास थोड़ी फुर्सत होगी तब मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। ठीक, आप उन्हें कुछ समय बाद पुनः फोन कर सकते हैं अथवा अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनकी बात कराकर भी मिलने का समय निश्चित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या यह सेलिंग अथवा बिक्री है, या क्या मुझे कुछ बेचना होगा, या फिर आप क्या बेचते हैं? हमारे देश में लोग बिक्री व्यवसाय में शामिल लोगों पर भरोसा नहीं करते। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको लोगों के मन में फैली इस प्रकार की गलत धारणाओं के विरुद्ध न सिर्फ संघर्ष करना होगा बल्कि इस छवि को सुधारने के लिए भी भागीरथ प्रयत्न करना होगा। प्रतिक्रिया, राज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपको सेलिंग बिक्री पसंद है? वह कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहें। राज, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक आपको कुछ बेचा है। अथवा राज, तब तो मुझे पक्का यकीन है कि आप इस बिजनेस को अवश्य पसंद करोगे। जब हम मिलेंगे तब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। हम मंगलवार को मिल रहे हैं या फिर गुरुवार को? यदि वे पूछें कि आप उन्हें क्या बेचना चाहते हैं तो कहें, राज, मैं नहीं जानता कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको कुछ बेचना चाहता हूं, और मेरा विश्वास करें, जब हम मिलेंगे आपको मुझसे कुछ भी खरीदना नहीं होगा। क्या यह बात स्पष्ट नहीं है? प्रश्न 3, कहीं यह नेटवर्क मार्केटिंग
मार्केटिंग तो नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के स्थान पर लोग आपकी MLM कंपनी का नाम भी ले सकते हैं। यही वह सवाल है जिसकी कीमत $65,000 से भी अधिक, तथा मेरा वादा है कि यदि आप इस सवाल का जवाब सही तरीके से देने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको इस व्यवसाय में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। नीचे इस प्रश्न के कुछ संभावित उत्तर दिए गए हैं, किंतु याद रखें यह जरूरी नहीं कि दिया जाने वाला हर जवाब आपके उम्मीदवार की कसौटी पर खरा उतरे, अतः इस विषय में अपने अपलाइन की सलाह जरूर अवश्य लें। प्रतिक्रिया। राज, यदि आप इस व्यवसाय में शामिल होने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लेना। राज, क्या आप वर्तमान व्यवसाय के माध्यम से अपने सपने साकार कर पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों न साथ बैठकर गंभीरता से इस विषय पर 30-40 मिनट चर्चा करें। हर मंगलवार को मिल सकते हैं या फिर गुरुवार को। हम मंगलवार को मिल सकते हैं या फिर गुरुवार को। अथवा बिल्कुल ठीक पहचाना राज, मैं आपके अपनी कंपनी का नाम ले के साथ जुड़ा हूँ। यह कंपनी हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर अनेक फॉर्च्यून 500 कंपनियों जैसे मोटोरोला, केलॉग, कोका कोला आदि के उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री के द्वारा ढेर सारा पैसा बनाती है। जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी इनके साथ जुड़कर ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। यदि वे फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग या MLM या फिर एमवे के नाम की रट लगाए रखे तो आप उनसे कहें, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन से एमवे की बात कर रहे हैं? क्या वह पुराना वाला एमवे जिसमें घर घर जाकर सामान बेचना पड़ता था, या फिर नया वाला एमवे जो सैकड़ों कंपनियों के 7,000 से भी अधिक विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पाद अपनी प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली के द्वारा बेचकर $9.5 अरब से भी अधिक बनाता है? के बाद शांत रहकर उसके उत्तर की प्रतीक्षा करे और कहे, राज, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एमवे एक कॉन्ट्रैक्टिंग कॉर्पोरेशन है जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ डील करता है। वे जो कुछ भी करते हैं सबसे बेहतर करते हैं, जिसका फायदा हम सभी को होता है। जब हम मिलेंगे तो मैं आपको के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपके लिए मंगलवार सुविधाजनक रहेगा या फिर गुरुवार, ऐसा पूछते हुए मिलने का समय निश्चित करें। अध्याय नंबर 21, आपत्तियों से कैसे निपटें। यहाँ उपेक्षित होने तथा लोगों से निपटने के अच्छे पैसे दिए जाते। आपत्तियों का अर्थ क्या है? लोग हमेशा वह नहीं कहते जो उन्हें कहना चाहिए अथवा जो वे कहना चाहते हैं, अतः उन्हें अन्यथा न ले। जब लोग इस व्यवसाय के लिए आपको ना कहते हैं तो यह ना उनके अंतःकरण में चल रही खींचतान अथवा संघर्ष की सूचना देती है। इस ना के सामान्यतः 4 कारण हो सकते हैं: विफलता का भय, अस्वीकृति अथवा उपेक्षा का भय, आत्मविश्वास की कमी और तथ्यहीन जानकारी, गलत धारणा और ज्ञान का अभाव। यदि आप किसी ऐसी प्रत्याशी को बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं जो इस व्यवसाय को पूर्णतः गलत धारणा अथवा नकारात्मक सोच रखता हो तो याद रखें, स्वयं ईश्वर भी चाहे तो उसे बदल नहीं सकता। अतः उचित यही होगा कि आप इसे अलविदा कहें और नए प्रत्याशी की तलाश में आगे बढ़ जाएं। हालांकि अज्ञानता कोई पाप नहीं है, बस ज्ञान की कमी के चलते जन्म लेता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल जेन पिल्जर के अनुसार इस व्यवसाय में लोगों को सिखाने का अच्छा पैसा दिया जाता है। बर्फ को कैसे पिघलाएं। नीचे कुछ तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी सहायता से वेद आपत्तियों से आसानी से निपटा जा सकता है। 1 नंबर, ध्यान से सुने, बीच में रोके टोके नहीं। 2 नंबर, बहसबाजी अथवा वाद विवाद न, उनकी भावनाओं का सम्मान करें ताकि परेशानी की तह तक पहुंचा जा सके। 3 नंबर, सदैव मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे एहसास है, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी सराहना करता हूँ जैसे वाक्यों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अथवा मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, अथवा शुरू में मुझे भी ठीक ऐसा ही लगता था। 4 नंबर, सदैव नपे तुले और कम शब्दों में मुद्दे की बात करें। 5 नंबर, जवाब देने के बाद हमेशा पूछे, क्या मैंने सही कहा, अथवा आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। सही कारणों का पता लगाएं। प्रत्याशी अथवा उम्मीदवार के द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने के पश्चात उन्हें निर्णय लेने के लिए कहे। उदाहरण के लिए, रवि, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी सबसे बड़ी समस्या आपके पास समय की कमी है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ क्योंकि आरंभ में मुझे भी ठीक यही समस्या थी। रवि, अगर हम इस समस्या का समाधान निकाल लें तो मैं वह कौन सा कारण है जो आपको इस व्यवसाय में शामिल होने का निर्णय लेने से रोकेगा। इसके जवाब में यदि वे आपके सामने कोई दूसरी आपत्ति और अपेक्षा रखते हैं, जैसा कि अधिकतर मामलों में होगा, तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाकर उनके सही कारण तक पहुंचने का प्रयास करें। सही कारण तक पहुंचने पर उसके समाधान के द्वारा सही निर्णय लेने में उनकी मदद करें। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियों का समाधान। आपत्ति नंबर 1, मेरे पास समय नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया, आपके पास क्या करने का समय नहीं है? क्या ज्यादा पैसा कमाकर अपनी शर्तों पर जीवन जीने का विचार सही नहीं है? अथवा मुस्कुराते हुए, दोस्त, भगवान ने हम सभी को 24 घंटे दिए हैं, शायद आपको भी। क्या मैं आपको दिखाऊं कि इस व्यवसाय में हम ज्यादा समय कैसे बना सकते हैं? अथवा जो लोग पैसे बनाने के लिए अपना समय खर्च कर डालते हैं उनके पास समय का सदैव अभाव रहेगा, तथा इस समस्या से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है डुप्लीकेशन, जो इस व्यवसाय में संभव है। आपत्ति नंबर 2, इसके बारे में मुझे पहले से ही पता है। आपकी प्रतिक्रिया, अरे वाह, फिर आप इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? राज, इस विषय पर मैं गंभीर हूँ, क्या आप मुझे बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं? अथवा राज, ये काफी दिलचस्प बात, परंतु
परंतु क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अपने वर्तमान व्यवसाय के द्वारा क्या वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं? उसका उत्तर लिए बिना आगे न बढ़े। यदि नहीं तो मेरा आपको सुझाव है कि इस विषय में और अधिक जानने के लिए साथ बैठकर चर्चा करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसके माध्यम से भविष्य में आपको क्या कुछ मिल सकता है। फिर मिलने का समय निर्धारित कर बात समाप्त करें। आपत्ति नंबर 3, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। आपकी प्रतिक्रिया। राज, मैं समझा नहीं, आप क्या नहीं कर पाएंगे? क्या आप आकर्षक छूट पर उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे, या फिर इस शानदार सुनहरी अवसर को अपने मित्रों के साथ साझा नहीं कर पाएंगे? अथवा मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, परंतु क्या आप जानते हैं कि यदि आप इसे पहले से ही कर रहे होते तो आज आप मुझे यह बिजनेस प्लान दिखा रहे होते और मैं इस बिजनेस में डायमंड जा रहा हूँ, जिसका अर्थ है आपको हजारों डॉलर की रॉयल्टी इनकम। राज, क्या आपकी नजर में कोई और है जिसे हम बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं? आपत्ति नंबर 4, यह मेरे काम की चीज नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया। राज, इसमें ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं है? विजेताओं के साथ काम करना या फिर अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना? आपत्ति नंबर 5, इस प्रकार की चीजें कभी काम नहीं करती। आपकी प्रतिक्रिया। लगता है राज आप सच्चाई से कोसों दूर हैं, तभी तो मैं इसे लेकर उत्साहित हूँ और आप नहीं। मुस्कुराते हो सकता है राज मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ, परंतु मेरा यकीन माने मैं हूँ नहीं। अथवा राज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप अपने फैसले झूठी अफवाहों के आधार पर लेते हैं या फिर सही और सटीक जानकारी के आधार पर? तो क्या यह उचित नहीं होगा कि आप भी इस बारे में और अधिक जानकारी ले तथा एक समझदारी भरा कदम आगे बढ़ाएं? आपत्ति नंबर 6, मुझे इस बारे में सोचने का मौका दे। आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है राज, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, परंतु क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस बारे में सोचना पसंद करेंगे? अधिक पैसे बनाने के बारे में या फिर उसे खर्च करने के बारे में? अथवा आप किस बारे में सोचना चाहेंगे? बड़ा बिजनेस बनाने के बारे में या फिर इसके द्वारा बहुत सारा पैसा बनाकर अपना तथा अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के बारे में? आपत्ति नंबर 7, क्या यह गैर कानूनी पिरामिड योजना अथवा श्रृंखला तो नहीं है? आपकी प्रतिक्रिया। राज, शायद आप नहीं जानते कि अवैध पिरामिड योजनाएं हमारे देश में पूर्णतः प्रतिबंधित है। न्यायालय वर्ष 1978 में एमवे के नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को एक वैध व्यवसाय घोषित कर इसे मान्यता प्राप्त कर चुका है। आज एमवे ने सिर्फ $9.5 अरब का व्यवसाय कर रहा है, बल्कि अपने नेटवर्किंग कंपनियों के लिए आदर्श भी बन चुका है। अथवा अब मुझे समझ में आया कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, परंतु काफी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हमारा समाज फॉर्च्यून 500 कंपनियों तथा हमारी सरकारें भी इसी मॉडल पर काम करती हैं। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में से उत्पाद और सेवाओं को निकाल देने पर यह अवैध पिरामिड योजना बन जाती है। आपत्ति नंबर 8, इसमें पहले शामिल होने वाले सभी अमीर बन गए, बाद वाले नहीं। आपकी प्रतिक्रिया। यदि ऐसा है तो आज 8 साल बाद भी हमारे व्यवसाय में सैकड़ों नए डायमंड क्यों बन रहे हैं? अथवा राज, इस व्यवसाय में हमें पद के आधार पर नहीं बल्कि हमें हमारे प्रदर्शन के आधार पर पैसा मिलता है। क्या आप मेरी इस बात को समझने के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं? आपत्ति नंबर 9, मेरे पास पैसा नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया। क्या आप इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहते हैं? क्या आपके वर्तमान व्यवसाय के द्वारा आप भविष्य में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं? आपत्ति नंबर 10, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, अब इसमें दम नहीं बचा। आपकी प्रतिक्रिया। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम सभी के पास रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल फोन, 2 और 4 व्हीलर आदि हैं, परंतु फिर भी बाजार में इनकी बिक्री बंद तो नहीं हुई। अथवा राज, क्या आप जानते हैं कि रोजाना हजारों बच्चे अपना 16वां जन्मदिन मनाते हैं? सैचुरेशन तो मात्र एक झूठी कल्पना है। लोग पहले भी कामयाब होते रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। आपत्ति नंबर 11, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्हें इसे करके छोड़ दिया। आपकी प्रतिक्रिया। राज, हाई स्कूल में पढ़ते बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो क्या लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया? ये बिजनेस काम करने वालों लोगों के लिए ही काम करता है, अथवा यह किस्मत आजमाने का नहीं बल्कि अपने सपने साकार करने का बिजनेस है। यदि आपके पास एक जीवित सपना है तो यह उसे साकार करने में आपकी मदद अवश्य करेगा। अथवा मित्र, असफल लोगों से प्रभावित होकर सफलता का सपना नहीं देखा जा सकता। अथवा राज, हो सकता है कि उन्हें अच्छे लोगों का साथ न मिला हो, अथवा यह भी हो सकता है कि वे गलत एजुकेशन सिस्टम में फंस गए हों। मैं आपको विश्व की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तथा प्रमाणित एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ने का न्योता देता हूँ। क्या आप तैयार हैं? अथवा राज, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 3 पीढ़ियों से इस व्यवसाय में शामिल हैं। क्या आपने हेक्टर येगर का नाम सुना है? आपत्ति नंबर 12, मैं अपने मित्र को इसमें फंसाना नहीं चाहता। आपकी प्रतिक्रिया। एक सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि आने वाले 20 से 25 वर्षों में लगभग 50% लोग इस व्यवसाय में शामिल हो चुके होंगे। अब यह आपको तय करना है कि आप अपना फैसला कब लेंगे। यदि आप आज फैसला लेते हैं तो कल आपके मित्र आपके नेटवर्क में होंगे। यदि आप कल फैसला लेंगे तो आप अपने मित्र के नेटवर्क में होंगे। आपत्ति नंबर 13, यह सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। आपकी प्रतिक्रिया। राज, जो चीजें सुनने में अच्छी लगती है हो सकता है वास्तव में भी अच्छी ही हो, और फिर बुद्धिमानी नकारात्मकता की जगह सकारात्मक रूप से सोचने में है। आपत्ति नंबर 14, यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत है। आपकी प्रतिक्रिया।
प्रक्रिया। आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप डायमंड बन जाते हैं तो वे कंपनी इनकी चिंताएं करती है। आपकी नंबर 15, एमवे में बहुत सारे लोग हैं आपकी, फिर आपने अभी तक इसे करने का फैसला क्यों नहीं किया, अथवा आप इसमें पहले शामिल हो जाते तो आज आपके ग्रुप में भी बहुत सारे लोग होते। आपको क्या लगता है अभी भी देर नहीं हुई है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बहुत सारों से आपका तात्पर्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि यह जनसंख्या के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है? वचन, सीडी, टेप, किताबों से मैं जो कुछ भी सीखूंगा वह मैं अपने व्यवसाय में नियमित रूप से लागू करूंगा। भाग नंबर 6, फॉलो अप से फॉलो थ्रू तक। अध्याय नंबर 22, क्या जरूरी है फॉलो थ्रू? पूरे ध्यान और आस्था के साथ अनुसरण करेंगे तभी संतुष्टि मिलेगी। सही मार्ग पर ही सही आपको दौड़ना तो पड़ेगा ही, बैठने से कुछ भी हासिल न होगा। फॉलो थ्रू, जिस प्रकार एक अच्छा गोल खिलाड़ी बॉल हिट करने से पहले फॉलो थ्रू करता है, वह बेसबॉल पिचर तेज बॉल डालने से पहले फॉलो थ्रू करता है, या फिर बास्केटबॉल खिलाड़ी फ्री थ्रो करने से पहले फॉलो थ्रू करता है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में भी फॉलो थ्रू अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा शक्ति तथा दिशा दोनों को नियंत्रित किया जाता है। सिलसिलेवार तरीका, नामों की सूची तैयार करना, संपर्क करना, आमंत्रित करना, बिजनेस प्लान दिखाना, टीम में लोगों को स्पॉन्स करना, उत्पादकों का ऑर्डर बुक करना फॉलो अप का हिस्सा है। इस सिलसिले को पूरा करने तथा दोहराने में 2 से 10 मीटिंग्स की आवश्यकता पड़ सकती है। चेतावनी, पहली मुलाकात में ही नए डिस्ट्रीब्यूटर पर अपनी आवश्यकता अपेक्षाओं के बोझ को डालने से गैर जरूरी तनाव, बहिष्कार एवं अस्वीकृति के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप एक उम्मीदवार को नेटवर्क बिल्डर के रूप में भी विकसित करने में सफल हो जाते हैं तो इस व्यवसाय में यह आपकी सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है। प्रभावशाली फॉलो अप के 4 चरण। फॉलो थ्रू के निम्न 4 कदमों के द्वारा इसे प्रभावशाली बनाकर मनोवांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते। 1 नंबर, फॉलो थ्रू एक प्रक्रिया, घटना नहीं। इसके लिए अनेक मीटिंग्स की आवश्यकता पड़ती है। 2 नंबर, कल्पना करें जैसे कि वे आपके बिजनेस में शामिल हो चुके हैं या फिर उसी के अनुसार व्यवहार करें। 3 नंबर, सूची तैयार करें तथा विचार विमर्श के द्वारा उनमें से 20 अच्छे लोगों को चुनकर उन्हें प्लान दिखाएं। 4 नंबर, उन्हें सिस्टम से जोड़े के लिए कुछ पुस्तकें, सीडी तथा टेप्स उन्हें ध्यान से अध्ययन के लिए दें। उनका परिचय उत्पादों तथा हो सके तो अपने अपलाइन से भी कराएं। फॉलो अप के लिए पूछे जाने वाले सवाल। 1, इस प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? 2 नंबर, क्या आप इसे शुरू करने के लिए तैयार हैं या आप दोबारा प्लान देखना पसंद करेंगे? 3, अपनी पहली कमीशन राशि को आप कैसे खर्च करना पसंद करेंगे? 4 नंबर, आप पहले किसको स्पॉन्सर करना पसंद करेंगे? 5 नंबर, अगर यह प्लान आपके लिए काम कर गया तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? 6 नंबर, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सही निर्णय लेने से रोकेगी? 7 नंबर, आपको क्या लगता है इस शानदार अवसर के द्वारा आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? 8 नंबर, इसे शुरू करने के लिए हमें 2-3 मीटिंग और करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान हम लिस्ट बनाना, संपर्क करके आमंत्रित करना तथा उत्पाद ऑर्डर करना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन सिस्टम बिजनेस बनाने में हमारी किस प्रकार मदद करता है, परंतु सभी कुछ एक ही बार में नहीं सीखना है। राज, क्यों न आगे की जानकारी के लिए हम अगली मीटिंग में बात करें। सिस्टम की चाबी, एजुकेशन सिस्टम आपके अपलाइन की सफलता को आपके ग्रुप में डुप्लीकेट करने का काम करता है। अतः अपने अपलाइन द्वारा सुझाए गए BSM बिजनेस सपोर्ट मटेरियल जैसे पुस्तकें, टेप, मैनुअल, हैंडबुक, एड पैक, सीडी, वीडियो आदि का उपयोग करके ग्रुप के लोगों की कार्य क्षमता एवं रफ्तार बढ़ाने के लिए अवश्य करें। याद रखें, इस व्यवसाय को खड़ा करने के 2 ही तरीके हैं, एक तो रोज और दूसरा बहुत तेज। आप कौन सा तरीका अपनाना पसंद करेंगे? एक तो तेज और एक दूसरा बहुत तेज। आप कौन सा तरीका अपनाना पसंद करेंगे? जब तक आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर पूर्णतः सक्रिय नहीं हो जाता, आपको फॉलो थ्रू भी समाप्त नहीं होता। इस प्रक्रिया में कुछ दिन, सप्ताह या फिर महीने भी लगते हैं। एक नए IBO के मापदंड, नीचे की सूची में दिए गए मानकों पर खरे उतरे बिना आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर पूर्णतः सक्रिय नहीं कहा जा सकता। फॉलो अप ऑडियो टेप्स को सुनना, सकारात्मक साहित्य का अध्ययन करना, फॉलो अप वीडियोस देखना, सूची लिस्ट तैयार करना, लक्ष्य तैयार करना, अपलाइन से मिलना तथा नए मित्र बनाना, मीटिंग में नियमित रूप से आना, बिजनेस में अपना नाम दर्ज कराना, सेमिनार्स में उपस्थित रहना, उत्पादों की जानकारी लेना, उनका इस्तेमाल करना, टेंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम की सदस्यता लेना, अपलाइन के साथ नियमित संपर्क में रहना, टेप, एड पैक, वीडियो, पुस्तकें, अन्य सामग्री के आदान प्रदान करना, नए लोगों को फोन कॉल्स करना, नए लोगों तथा उम्मीदवारों को अपलाइन से मिलवाना, सिस्टम का 100% प्लान करना तथा अपलाइन की सलाह के अनुसार चलना। याद रखें, किसी को सिर्फ ज्वाइन कराने मात्र से बिजनेस नहीं बनता, बल्कि सही फॉलो अप के द्वारा सही शुरुआत कराने से इस बिजनेस का निर्माण होता है। फॉलो अप वचन, फॉलो अप एवं फॉलो थ्रू के द्वारा मैं प्रत्येक उम्मीदवार को सही शुरुआत देने का प्रयास करूंगा।
भाग नंबर 7 उपसंहार अध्याय नंबर 23 जीवन के उद्देश्य पुरुषार्थ। अपने व्यवसाय में परिश्रमी व्यक्ति को देखें, वह आपको विजेता ही मिलेगा, असफल नहीं। आलसी हमेशा निर्धन ही रहेगा और मेहनती सदैव तरक्की करता रहेगा। अपने परमेश्वर यहोवा को याद करो, वह तुम्हें धन प्राप्त करने के लिए शक्ति एवं बुद्धि प्रदान करता है। इसके लिए वह प्रतिबंधित है। संपदा व्यक्तिगत, वित्तीय एवं आध्यात्मिक के लिए तुम्हारी आत्मा की शांति, समर्थ एवं स्वस्थ बनो, ऐसी मेरी कामना है। व्यवस्था का यह वचन तेरे मुंह से नहीं निकलेगा, बल्कि तू दिन रात उस पर ध्यान करेगा, ताकि उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार तू व्यवहार कर सके और अपना मार्ग समृद्ध बना सके। तभी तुम्हें सच्ची सफलता मिलेगी। वह मनुष्य धन्य है जो बुरे लोगों की सलाह नहीं मानता, पापियों तथा घृणा करने वालों से दूर रहता है। वह यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है तथा दिन रात खुद में खोया रहता है। वह नदी किनारे लगे पेड़ों के समान होगा, जिनका एक भी पत्ता नहीं सूखता और समय आने पर अपने आप फल जाता है। जो कुछ भी वह करता है निश्चय ही फलदायी होगा। ईश्वर उन सबसे बढ़कर कार्य करने में सक्षम है जो आप मांग सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं। यीशु ने कहा, चोर चोरी करने, मारने तथा नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं तुम्हें जीवन देने और प्रचुरता प्रदान करने के लिए आया हूँ। सौपन ईश्वर के लिए तथा ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है। व्यवसाय संपूर्ण पूर्ति का माध्यम है, मध्यम पात्र है। व्यवसाय संपूर्ण पूर्ति का माध्यम पात्र है। सच्चाई ईश्वर के लिए उसने अपना सबसे प्यारा और एकमात्र पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे तथा वह अत्यंत जीवन पाए। यदि तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करोगे तो यह सब तुम्हें उपलब्ध कराया जाएगा। बीते हुए को भूलकर नई शुरुआत करो और उस लक्ष्य को हासिल करने में जी जान लगा दो जिसके लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। अज्ञानता ने तुम्हें नष्ट कर दिया है। अध्याय नंबर 24 आप क्या बना रहे हैं? एक नीति कथा। अनेक कामयाब लोगों को अपने सपनों के बारे में बातें करते हुए सुना होगा। आईबीओ के दिमाग में एक बड़ी पिक्चर होनी चाहिए। सफल होने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। किसी भी काम को करने का कारण उसकी कार्यविधि से अधिक महत्वपूर्ण होता है, आदि आदि। जब कोई आईबीओ मुझसे यह पूछता है कि सफल होने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, तो उसे मैं यही कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक अजनबी एक निर्माणाधीन इमारत के आसपास टहल रहा था। वहाँ सैकड़ों की तादाद में मजदूर अपने काम में व्यस्त थे। गर्मी बहुत थी, आसमान में बादलों का नामो निशान तक नहीं था। अधिकतर मजदूरों में बढ़ते तापमान, घटिया औजारों और दूसरे मजदूरों तथा इमारत की बनावट आदि को लेकर आक्रोश था। जब भी यह अजनबी पसीने में भीगे हुए किसी मजदूर के पास से गुजरता और पूछता, आप क्या कर रहे हो, तो प्रत्येक मजदूर का गुस्से से भरा जवाब होता, तुमको क्या लगता है मैं यहाँ मस्ती मार रहा हूँ? दिखाई नहीं देता मैं ईंटों की चिनाई कर रहा हूँ? दूर हटो और मुझे काम करने दो। परंतु इन सबसे दूर एक व्यक्ति अपने काम में मग्न था। हालांकि वह भी धूल और पसीने में सना हुआ था, परंतु वह प्रसन्न था और मुस्कुराते हुए कुछ गुनगुना भी रहा था। अजनबी ने उससे पूछा, दोस्त, आपको छोड़कर सभी लोग यहाँ दुखी हैं। आप सभी लोग एक जैसी गर्मी में शरीर को थका देने वाला काम कर रहे हैं, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं और अन्य लोग शिकायत करने पे शिकायत किए जा रहे हैं, क्यों? उस खुश मिजाज व्यक्ति ने अजनबी का रुख किया। उसने अपनी आस्तीन से अपने माथे का पसीना पोंछा और जोश भरे अंदाज में जवाब दिया, आप मेरे उत्साह का कारण जानना चाहते हैं ना? तो सुनिए, मैं यहाँ बनने वाले गिरजाघर को लेकर उत्साहित हूँ। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप इस व्यवसाय को लेकर क्यों उत्साहित है? एंजेलो एमडी अमिको 38 वर्ष की उम्र में एंजेलो एक सफल व्यवसायी एवं शहर के सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। लाखों डॉलर के वार्षिक व्यवसाय के बावजूद अपने बीमा व्यवसाय में $1 लाख से भी अधिक के ऋण के चलते हुए दिवालिया होने की राह पर थे। उनके सपनों का घर नीलाम होने को था कि तभी उनका परिचय एमवे व्यवसाय से हुआ। जब एंजेलो ने अपने पूर्व कल्पित विचारों से मुक्ति पाकर अपना विश्वास येगर इंटरनेशनल एजुकेशन तथा ट्रेनिंग सिस्टम पर स्थापित किया और काम में जुटे तो वे 111 दिनों में सिल्वर और 20 महीनों में एमरल्ड तथा 4.25 साल में डायमंड बन गए। आज एंजेलो अपनी पत्नी सीडी के साथ जैक्सनविल फ्लोरिडा में 4 एकड़ जंगली क्षेत्र में बने अपने सपनों के घर में रहते हैं। वे समय और महंगाई से अप्रभावित नियमित आय के स्वामी हैं। उनके 2 पुत्र ब्रेन तथा मार्क ने घरेलू व्यवसाय में उनका हाथ बटाते हैं। यदि मैं इसे कर सकता हूँ तो आप भी इसे कर सकते हो। एंजेलो एमडी अमिको।